हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। आज हम लोग बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं वायु प्रदूषण। अब तक की क्लासेस में आपको मैंने पढ़ा इन्वायरमेंट के बारे में, उसके कंपोनेंट के बारे में। साथ साथ हमने ये भी बताया कि पर्यावरण को किस तरीके से मनुष्य के क्रियाकलाप प्रभावित कर रहे हैं, और तो उससे कई प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं। तो जिसमें से हम क्रमशः हर प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा, उसके कारक के बारे में, स्रोत के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में, और साथ ही साथ उसको रोकने के उपाय के बारे में हमने बात करी। आज उसी के अकॉर्डिंगली हम दूसरा आज प्रदूषण जानेंगे, जो कि है वायु प्रदूषण। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि वायु प्रदूषण क्या है, उसके कारक क्या हैं, और उसका प्रभाव क्या होता है पर्यावरण के अलग अलग जीव जंतुओं पर, और साथ ही साथ हमको उनके कैसे वायु प्रदूषण को रोके उसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले आप सभी एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण के बारे में बहुत नोन होंगे। आप सभी को वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी होगी, और आप सभी अभी न्यूज़ चैनलों में भी देख रहे होंगे। ज़्यादातर वायु प्रदूषण का जो प्रभाव होता है वो ठंड के दिनों में ज़्यादा दिखाई देता है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ऐसा क्यों है। अब सभी को पता है कि वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा किन कारणों से होते हैं। आप ये इमेज में भी देख पा रहे हो कि इंडस्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्टेशन से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। ये माना जाता है कि 70 to 80% जो वायु प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत हैं, जो मुख्य कारक हैं, वो फैक्ट्रीज़ होती है। फैक्ट्रीज़ और माइनिंग, जो इनसे चिमनियों से निकलने वाला धुआं, साथ में हर प्रकार के वाहन, चाहे वो ज़मीन पे चल रहे हों, चाहे वो आसमान में उड़ रहे हों या पानी में, जितने भी प्रकार के वाहन हैं वो सबसे जो धुआं निकलता है वो सब वायु को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे वायुमंडल के बारे में। आपको पता है कि वायुमंडल में ही हमारा सबसे बड़ा जो जीवनदायिनी जो गैस मौजूद है, ऑक्सीजन, जिसके जो हम सांस के में लेते हैं, और ऑक्सीजन ना हो उस पृथ्वी पे तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। तो वायुमंडल ही है जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, इसलिए वो रिसोर्स है हमारे जीवनदायिनी गैस का। आपको फिर हम लोग इसके बाद इस चैप्टर में ये भी बात करेंगे कि कैसे वायु प्रदूषण के जो प्रदूषक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और कहाँ कहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है, कारक क्या हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वायु प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ रहा है पूरे पर्यावरण पे या जीव जंतुओं पर, और साथ ही साथ उसके कंट्रोल पे भी हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम वायु प्रदूषण को रोकें। तो आज के लेक्चर्स में हम इतनी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते कैसे हमारा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल एक रिसोर्स है, संसाधन है। तो आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो हम रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं, या प्लांट्स भी जो रात के समय रेस्पिरेशन करते हैं तो उनको भी ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो ये सारी की सारी गैसें वायुमंडल में ही विद्यमान हैं। आपके सामने भी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि अलग अलग तरह की जो गैस है उनकी कंपोजिशन कितनी मात्रा में इस वायुमंडल में विद्यमान है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा वायुमंडल में मौजूद है, और उसका परसेंटेज है 78.08%। उसके बाद आता है ऑक्सीजन का नंबर जो है 20.95%, जिसको ऑलमोस्ट हम लोग 21% बोलते हैं। उसके बाद आर्गन है 0.93%, और चौथे नंबर पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी परसेंटेज है 0.04%। तो ये कुछ मुख्य गैसें हैं जिनकी कंसंट्रेशन, जिसकी मतलब घनत्व का वायुमंडल में बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सी मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है। साथ ही साथ आपको बता दूं, एटमॉस्फेयर में ही एक ऐसा आपको 4 परतों में वायुमंडल को बांटा गया है, जिसमें कि स्ट्रेटोस्फेयर भी एक परत है, एक लेयर है, जो कि ओजोन गैस को की एक ओजोन गैस जिसमें मौजूद है, और वो ओजोन ही है जो वायुमंडल से आने वाली हानिकारक गैस है, जिसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बोलते हैं, उसको रोकती है, ब्लॉक करती है। और उसके रोकने की वजह से ही हमारे इस पृथ्वी पे तरह तरह की जो चर्म रोग से बचाव होता है। साथ ही साथ वायुमंडल भी हमारा सुरक्षित हो जाता है। साथ ही साथ आपको बता दूं, वायुमंडल में बहुत ऐसी गैसें हैं जो कि तापमान को, इस पृथ्वी पे तापमान को
संतुलित बनाए रखने में मदद करती हैं। साथ ही साथ बहुत सारे जो चक्र हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोलॉजिकल चक्र या वाटर साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं, जल चक्र, उसको भी बहुत हद तक बैलेंस करने के लिए वायुमंडल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वायुमंडल क्यों एक संसाधन के रूप में है, क्योंकि इसके पास चाहे मनुष्य के लिए हो या पेड़ पौधों के लिए जो गैस, जीवनदायिनी गैस, वो मौजूद है। एक ओजोन की परत है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इस पृथ्वी पे आने से रोकती है, जिससे कि जीव जंतुओं का यहाँ पे सुरक्षा और संरक्षण होता है, बचाव होता है। साथ ही साथ इस पृथ्वी पर तापमान को बैलेंस रखने में, समांतर रखने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। जल चक्र जैसे वाटर साइकिल की बात करें, आप सभी स्कूल लाइफ से पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरीके से बारिश, बादल बनते हैं, बादल वायुमंडल में ही बनते हैं, कैसे कंडेंसेशन, इवापोरेशन का प्रोसेस होता है, साथ ही साथ कैसे फिर बारिश का होना, ये सारी जितनी जो मौसमी घटनाएं होती हैं इस पृथ्वी पर, सब वायुमंडल के पहली परत से ही होती है। तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर या वायुमंडल ही सबसे बड़ा स्रोत है इस पृथ्वी पर जल का। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है और उसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो अगर हम लोग सीधे शब्दों में बात करें तो वायु प्रदूषण में ऐसा अगर परिभाषित करें तो किसी भी प्रकार का भौतिक या रासायनिक परिवर्तन वायुमंडल में जिससे कि उसका बुरा प्रभाव जीव जंतु पर पड़े, उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो ऐसे ही स्थिति को या ऐसे ही परिवर्तन को ही हम वायु प्रदूषण कहेंगे। दैट मीन्स द एनी टाइप ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज विच कॉज एडवर्स इफेक्ट इन एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड टू बी अ एयर पॉल्यूशन, को हम उसको वायु प्रदूषण बोल सकते हैं। किसी और ज़्यादातर जो ये जो मतलब ये भौतिक और रासायनिक तौर पे ऐसा परिवर्तन कब होता है? मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलापों द्वारा, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ का लगाना हो, चाहे फॉसिल्स फ्यूल जिसको हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से कंबशन करें तो उससे जो निकलता है धुआं, उससे ही वायु ज़्यादा प्रदूषित होता है। तो इसको एक ऐसा हम लोग सिंपल वे में भी बोल सकते हैं, केमिकल एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय नेचुरल इवेंट और ह्यूमन एक्टिविटी इज हाई एनफ कंसंट्रेटेड टू बी हार्मफुल। मतलब इस वायुमंडल में किसी भी प्रकार का रसायन पहुंचना, चाहे वो प्राकृतिक रूप से पहुंचे या मानव के क्रियाकलाप द्वारा पहुंचे, और वो इतना ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन और घनत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो उसका प्रतिकूल प्रभाव पूरे जनजीवन पर पड़े, तो ऐसे ही परिवर्तन को हम एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण कहेंगे। ठीक है, अब आपको बता दूं कि वायु प्रदूषण में जिसकी वजह से होता है, जिसको हम प्रदूषक बोलते हैं, जिसको एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक वायु प्रदूषक, और एक दूसरा होता है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट जिसको द्वितीय वायु प्रदूषक बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये दोनों में हम अंतर कैसे पता करेंगे? तो हार्मफुल सब्सटेंस दैट इज इमिटेड डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर, हानिकारक पदार्थ जो सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित होता है। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में हम कोयला जला रहे, थर्मल पावर प्लांट्स जैसे हो गया, वहाँ पे कोयला जलाते हैं ताकि हम बिजली पैदा कर सकते, तो हम सीधे तौर पे क्या करें, कोयला जला रहे हैं और उससे जो भी धुआं निकल रहा है हम सीधे वायुमंडल में उसको उत्सर्जित कर दें, भेज दे रहे हैं। तो ऐसा जो प्रदूषक होगा, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के गैस के रूप में हो या सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सब सीधे तौर पर वायुमंडल में मिलकर उसकी घनत्व को, उसकी कंसंट्रेशन को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि वो हार्मफुल हो जाता है। तो ऐसे प्रदूषक कहलाएंगे प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट या प्राथमिक वायु प्रदूषक। दूसरा होता है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, जिस हार्मफुल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर व्हेन अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट रिएक्ट विद सब्सटेंस नॉर्मली फाउंड इन द एटमॉस्फेयर और विद अदर एयर पॉल्यूटेंट। ये जो द्वितीयक वायु प्रदूषक जो होते हैं वो पहले से इस वायुमंडल में विद्यमान नहीं है। ये प्राइमरी वायु प्रदूषक जब रासायनिक क्रिया करके इस प्रकार के प्रदूषक का निर्माण करते हैं, और ज़्यादातर ये रासायनिक क्रिया सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, यानी कहीं ना कहीं सनलाइट जो है वो जिम्मेदार है द्वितीय प्रदूषक बनने का।
ठीक है। तो ऐसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का निर्माण होता है जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट रासायनिक क्रिया करके एक दूसरा तत्व बनाते हैं। तो इसी कुछ इसको मैंने हिंदी में लिखा है कि वायुमंडल में हानिकारक पदार्थ तब बनते हैं जब एक प्राथमिक वायु प्रदूषक वातावरण में पाए जाने वाले पदार्थों या अन्य वायु प्रदूषक के साथ प्रतिक्रिया करता है, यानी रासायनिक क्रिया करता है। जब कोई प्राथमिक वायु प्रदूषक दूसरे वायु प्रदूषक से मिले या कोई दूसरे रासायनिक पदार्थ के साथ मिलकर ये एक अन्य पदार्थ बनाता है जिसको हम, और जो कि बुरा प्रभाव डाले वायुमंडल में या पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु पर, तो उसको हम सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट बोलेंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, ओजोन हो गया, पैन हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो मेजर जो एयर पॉल्यूटेंट जो बहुत आमतौर पे जिनको हम लोग पढ़ते हैं वायु प्रदूषक के रूप में, तो वो पहले तो हो गए पार्टिकुलेट मैटर यानी धूल कण, डस्ट जिसको हम बोलते हैं, लेड, सल्फ्यूरिक एसिड, अम्ल जो की बात कर रहे हैं, हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर SO2 आप देख रहे हैं, कार्बन ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों फॉर्म ये प्रदूषक कहलाते हैं। आपको बता दूं ये कलरलेस गैस है और इसमें कोई स्मेल नहीं होती, पर सल्फर डाइऑक्साइड आपको थोड़ा सा स्मेल है, उसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है। हाइड्रोकार्बन्स में मीथेन हो गया, बेंजीन, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये कुछ प्रदूषक हैं। उसके बाद ओजोन है, और ऑल टॉक्सिक जैसे क्लोरीन गैस, ये सब कुछ ऐसे गैसें हैं जो कि वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंचने की वजह से अब प्रदूषक बन गया। पहले प्रदूषक नहीं हुआ करते थे, पर अब इसकी मात्रा इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि वो अब प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं यहाँ पृथ्वी पर, पर्यावरण पर। तो ये सब कुछ प्रदूषक हैं जिनको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि ये सब कौन कौन, कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है और कैसे प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ठीक है। तो आपको बता दूं, ये जो पार्टिकुलेट मैटर हैं वो सॉलिड पार्टिकल यानी कण, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं वायुमंडल में, धूल कण के रूप में रहते हैं। लेड भी हो गया, ठोस अवस्था में कण के रूप में रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे आप बोलते हैं अम्ल, जो है लिक्विड फॉर्म में इस वायुमंडल में विद्यमान रहता है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन, ये गैसेस रूप में इस पर्यावरण में मौजूद है। ठीक है। अब यहाँ देखिए किस प्रकार से प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट से सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट बनते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे पे इंडस्ट्रीज है, इमेज को थोड़ी मैं और बड़ा कर देती हूँ। देख रहे हैं इंडस्ट्रीज में चिमनियाँ लगी, उससे धुआं निकल के वायुमंडल में जा रहा है। यहाँ पर गाड़ी चल रही है रोड पे, उससे निकला धुआं भी वायुमंडल में जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेल्डिंग का काम हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उससे उसके बाद जो धुआं है वो सीधे वायुमंडल में सीधे तौर पर जा रहा है। यहाँ पे आग लगा हुआ है, तो आग लगने की वजह से भी जो धुआं निकला वो सीधे वायुमंडल में किस फॉर्म में जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और मोस्ट हाइड्रोकार्बन, ये सब। अब जलने के बाद से धूल का राख उड़ती है तो सब वायुमंडल में पहुंच गई। तो यहाँ पर ये हो गया प्राइमरी प्रदूषक। ठीक है, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। अब इन आपस में ही रिएक्शन कर रहे हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर के साथ मिलकर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, नाइट्रिक एसिड बना रहा है, नाइट्रस एसिड बना रहा है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 जो है, या O3 ओजोन हो गया, पैंस हो गया, ये नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, कि सॉल्ट। तो ये सब कैसे बन रहे हैं, ये सब जब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में क्रिया करके सनलाइट के साथ प्रेजेंस में रह के जब ये क्रिया करते हैं, तो ये दूसरा पदार्थ का निर्माण होता है। ये जितने प्रकार के जो एसिड बने हैं ये सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कहलाएंगे, क्योंकि ये सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित इनका नहीं हो रहा है, बल्कि ये प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के बीच में जब केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं, रासायनिक क्रिया हो रही है, तब इन सब का निर्माण हो रहा है। तो ये कहलाएंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो ये आपको मैंने उदाहरण भी बता दिया कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के उदाहरण कौन से हैं और प्राइमरी के कौन कौन से। ये इमेज आप ध्यान में रखेंगे तो आपको याद रहेगा। यहाँ पे देखिए एक नेचुरल रिसोर्सेज भी दिया हुआ है, आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। ये वाला पोर्शन आप देखेंगे, नेचुरल सोर्सेज में वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, यानी ज्वालामुखी फूट रही है, उससे भी जो धुआं निकल रहा है वो सीधे तौर पे इस वायुमंडल में ही जाकर मिलता है। तो ये सब आपके प्राइमरी हो गए और ये सेकेंडरी हो गया। ठीक है, नाउ गो फॉर द। अब एयर करके जैसे भी मैंने बात करी कि जो एयर प्रदूषक हैं ये मुख्यतः इतने हैं। पार्टिकुलेट मैटर, जिसमें आपका भी हमने इमेज के थ्रू आपको बताया, एक स्लाइड आपको याद होगा भी मैंने उससे पहले दिखाई थी कि इसमें 3 तरीके का होता है। एक हो गया डस्ट, उसके बाद हो गया लेड या मेटल का
किसी भी प्रकार का धातु का कण, और तीसरा हो जाता है एसिड, चाहे वो सल्फ्यूरिक हो, नाइट्रिक हो, कार्बोनिक हो, ये प्रकार के जो अम्ल ये सब पार्टिकुलेट मैटर में आते हैं। बाकी ये जो है ये सारे के सारे गैसियस पॉल्यूटेंट हैं, ठीक है। और ये जो है आपके पार्टिकुलेट मैटर है। तो आपको बता दूं, अगर अवस्था के आधार पर आपसे पूछा जाए कि वायु प्रदूषण को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 2 प्रकार में, पार्टिकुलेट और गैसीय। तो पार्टिकुलेट में मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें डस्ट हो गया, लेड हो गया, कोई भी धातु का कण वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, और एसिड जो होता है वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है इस वायुमंडल में। और बाकी ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ये सब गैसेस रूप में इस वायुमंडल में एज अ पॉल्यूटेंट काम करते हैं। तो अवस्था के आधार पर एयर प्रदूषक 2 तरीके का होता है, और गैसियस और पार्टिकुलेट, ठीक है। तो बाकी हम लोग अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ से इनका सोर्स क्या है, यानी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टिकुलेट मैटर को पढ़ते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर, मतलब हम इनकी गिनती नहीं कर सकते, हज़ारों ऐसे कण हैं जो कि इस वायुमंडल में तैर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे हो गए, अब आपको बता दूं, इसमें दिया कुछ एग्जांपल दिया, सॉलिड पार्टिकल जो भी, मतलब आपको जब भी हम ईंधन जलाते हैं, चाहे लकड़ी हो, कोयला हो, तो उन सबको कभी भी जब ठोस ईंधन जलाते हैं तो राख भी निकलता है। उसके बाद रेत की जो प्रोसेसिंग होती है, यानी सॉइल की जहाँ पे प्रोसेसिंग हो, जहाँ रेत सीमेंट्स बनते हैं, रेत बनता है, ईंट की जो इंडस्ट्रीज होते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में डस्ट हवा में उड़ता है। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स उसी में आते हैं। सूट्स हो गया, मतलब जहाँ भी कोयला जल रहा है, या काजल बनाने का, जहाँ कोक बनाने का कंस्ट्रक्शन, मतलब बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में राख उड़ता है, और कार्बन्स के पार्टिकल्स उड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। लेड एक मेटल है, एस्बेस्टस जो शीट बनती है, उस बनने के दौरान भी बहुत ज़्यादा धूल कण उड़ता है। नमक, सी सॉल्ट यानी समुद्र का जो नमक होता है, इवापोरेशन जब होती है तो वो पानी के साथ एवापोरेट होके बहुत कण, नमक के कुछ कण वायुमंडल में चले जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉपलेट्स, मतलब जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जब पानी के साथ संपर्क में आते हैं तो ये अलग अलग तरह के सल्फ्यूरिक एसिड्स बनाते हैं। तो ये सब जो है ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस जो हैं इंडस्ट्रीज़ या माइनिंग से इन पार्टिकुलेट मैटर का मतलब वायुमंडल तक पहुँचते हैं। तो मैं आपको सोर्स भी बता दे रही हूँ कि पहला है इंडस्ट्रीज़, जहाँ से ये पहुँचते हैं पर्यावरण में, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ट्रांसपोर्ट, ईंधन। तीसरा है कंबशन, जलावन से, ठीक है। तो 3 ऐसे सोर्स हैं, मैं अलग से इनको फिर से बता दूंगी। ये 3 ऐसे सोर्स हैं जिससे कि पार्टिकुलेट मैटर इंडस्ट्री वायुमंडल में पहुंचते हैं। तो इंडस्ट्रीज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट को अगर क्योंकि ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है, तो उससे राख तो नहीं निकलते, पर कभी कभी जो उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लेड इस्तेमाल होता है, तो उसके कारण कुछ कार्बन के पार्टिकल और अनबाउंड पार्टिकल जो होते हैं वो पर्यावरण तक पहुंचते हैं, जिसको शूट हम बोल रहे हैं। कंबसन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे भी जलावन या हम ईंधन के रूप में कोयला, लकड़ी जलाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पार्टिकुलेट मैटर बनते हैं और वायुमंडल तक पहुँचते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि अगर ये इंसान के शरीर के अंदर पहुंच जाए तो कार्सिजेनिक इफेक्ट, मतलब कैंसर रोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ये सांस के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंच जाए तो फेफड़े की बीमारी, सांस लेने से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बोला जाता है कि पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं गैसियस पॉल्यूटेंट के कंपेयर में। अगर हम वायु प्रदूषक में अगर गैसियस की बात करें तो उससे ज़्यादा खतरनाक और भयानक हैं पार्टिकुलेट मैटर, क्योंकि ये सीधे तौर पर कैंसर या सांस से संबंधित बीमारियों का कारण बनते हैं, ठीक है।
उसके बाद आते हैं हम लोग नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड। आपको बता दूं कि ये एटमॉस्फेयर में कैसे आते हैं। आपको बता दूं, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस प्रोड्यूस बाय द केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। पर वायुमंडल में जो नाइट्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन वायुमंडल में जो दोनों मौजूद है ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ में और थर्मल पावर स्टेशंस में जो कंबशन होता है, ईंधन जलता है, उससे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड से दो सबसे मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस और काउज डिफिकल्ट ब्रीदिंग। नाइट्रोजन गैसेस में हीट को ट्रैप करने की यानी सोखने की क्षमता है, जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड पर्यावरण या वायुमंडल में अगर विद्यमान होगा तो उतनी ही ज़्यादा मात्रा में वो हीट को यानी ताप को सोखेगा, जिससे कि इस वायुमंडल का और साथ साथ पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो उसको बढ़ाने में ये योगदान होता है अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा हो। साथ ही साथ अगर हम सांस लेने में अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड को अगर इनहेल कर लें, सांस के थ्रू ले लें, तो हमको सांस संबंधित परेशानियां भी होती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर गैस को अगर हम इनहेल कर लें यानी सांस से ले लें तो ठीक है। तो आप अगर इसकी नाइट्रोजन ऑक्साइड की सोर्स की बात करें तो आप यहाँ लिख सकते हैं इंडस्ट्रीज। दूसरा, एक केमिकल इंटरेक्शन, मतलब एक रासायनिक क्रिया हो रही किसके बीच में, वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडल में जो मौजूद है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों जब आपस में रासायनिक क्रिया, केमिकल इंटरेक्शन मतलब रासायनिक क्रिया करते हैं हाई टेम्परेचर यानी तापमान ज़्यादा हो, तब नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है, पहला। और दूसरा आप लिखेंगे कंबशन, जब भी हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सल्फर ऑक्साइड, गैस प्रोड्यूस बाय द केमिकल विद सल्फर एंड ऑक्सीजन। ये कैसे बनता है, जब रासायनिक क्रिया सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में होती है तब सल्फर ऑक्साइड बनता है। ये देखिए, सल्फर ऑक्सीजन जब रासायनिक क्रिया होती है तब सल्फर ऑक्साइड का निर्माण होता है। और आपको बता दूं, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों ही बहुत बड़े कारण हैं अम्लीय वर्षा के, काउज एसिड प्रेसिपिटेशन। इसको मैं अभी डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे वो रासायनिक क्रिया करता है, मतलब रासायनिक क्रिया होने के बाद कैसे ये अम्ल का रूप लेता है और कैसे एक अम्लीय वर्षा का ये बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गाड़ियों से भी निकलता है, पेट्रोल डीजल जो भी फॉसिल फ्यूल जलते हैं उससे भी सल्फर ऑक्साइड गैस निकलता है। पेड़ के जलने से यानी लकड़ियों के जलने से, कोयले के जलने से भी सल्फर ऑक्साइड का उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद कार्बन ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए। तो ये भी आपको बता दूं, इन मैक्सिमम जो कार्बन ऑक्साइड्स होगा, कभी भी जो भी कार्बन से रिलेटेड कोई भी फॉसिल फ्यूल का कंबशन होता है तो कार्बन ऑक्साइड बनते हैं। अगर हवा की सप्लाई ज़्यादा यानी ज़्यादा ऑक्सीजन के संपर्क में अगर ईंधन जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। तो जितने भी इंटरनल कंबशन इंजन की जो गाड़ियां होती हैं जिसमें बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच पाता है, तो वहाँ पर गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ओपन में जो भी, खुले में जो लकड़ियाँ, कोयला या कोई भी ईंधन जलता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलता है धुएँ के रूप में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की बात करें तो डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये भी एक प्रकार का प्रदूषक है जो कि ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन मतलब कंटेन कर, उसके मतलब उसका जो सूत्र की बात करें तो उसके सूत्र में सबसे ज़्यादा कार्बन या हाइड्रोजन ही मौजूद होता है, जिसमें सबसे कॉमन उदाहरण है आपका मीथेन। ठीक है, तो ये सब फोटोकेमिकल स्मोग, मतलब रासायनिक क्रिया जब होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश के उपस्थिति में जब ये रासायनिक क्रिया करते हैं तब एक अलग तरह का रसायन बनाते हैं जिसको हम फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है ठंड के दिनों में, क्योंकि ये विजिबिलिटी यानी जो देखने की जो वायुमंडल की जो विजिबिलिटी है उसको
प्रभावित करता है। साथ ही साथ ये ग्रीन हाउस गैसेस में भी काउंट होता है, मतलब इसको भी ये ताप को सोखने की इसमें क्षमता है, जिससे कि वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसके बाद आ जाइए ओजोन पे। ओजोन जैसे कि आपको बता दूं प्राकृतिक रूप से भी ये बनता है, पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा भी अब ये बनने लगा है, ठीक है। तो इसको मैन मेड पॉल्यूटेंट इन द लोअर एटमॉस्फेयर हम बोलेंगे, क्योंकि ये तो ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में प्राकृतिक रूप में नेचुरल वे में तो इसका निर्माण होता ही रहता है, बनता बिगड़ता रहता है। पर जैसे मैंने बात करी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से भी ये पॉल्यूटेंट बन रहा है। अब ये पॉल्यूटेंट का रूप ले रहा है, क्योंकि ये निचले स्तर पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मनुष्य द्वारा क्रियाकलापों से इसकी उत्पत्ति हो रही है। इसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी द्वितीय एयर प्रदूषक का नाम हम देते हैं। और कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोग, जो हम कुहासा कोहरा की बात कर रहे हैं, जो रासायनिक क्रिया करके बनता है, उसमें ओजोन भी एक कंपोनेंट यानी एक कंपोनेंट है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको जैसे अभी मैंने बात करी कि प्राकृतिक रूप से मौजूद है, और एक स्क्रीन एक छन्नी मतलब एक लेयर के क्या बोलते हैं एक लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको बचाता है। पर ह्यूमन एक्टिविटी जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब इसको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं सोर्स ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन। तब जितने हमने प्रदूषक की बात करी, आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो 4 कारण हैं जिसके वजह से वायु हमारा प्रदूषित हो रहा है। और आउटडोर हम इसलिए बोलें कि बाहर का जो वायुमंडल है, घर के अंदर भी वायु प्रदूषण होता है, हम घर के बाहर की बात कर लेते हैं। तो आउटडोर एयर पोल्यूशन में 4 आपको ये हैं। एक है ट्रांसपोर्टेशन, 57% जो वायु प्रदूषण होता है वो वाहन की वजह से होता है। फ्यूल कंबशन एक्सपेक्ट इन व्हीकल्स, मतलब फ्यूल कंबशन बात करें जैसे यहाँ थर्मल पावर प्लांट की हम बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, जहाँ पे हम क्या ईंधन डायरेक्टली जला रहे हैं ताकि हम बिजली पैदा कर सकें। हम घरों में ओपन में खाना बनाते हैं, आग लग जाती है, तो इन सब कंडीशन में जो पोल्यूशन होता है वो फ्यूल कंबशन के अंतर्गत आएगा, जो कि 24% है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मतलब जहाँ पर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन के दौरान और रिपेयर क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आग का इस्तेमाल किया जाता है, या कुछ जैसे ईंट की भट्टी हो गई, सीमेंट की फैक्ट्रीज हो गई। उसके बाद जैसे थर्मल पावर प्लांट की मैंने बात करी, तो यहाँ पर हम लोग जो उनसे जो धुआं निकलता है वो भी डायरेक्टली एयर को पॉल्यूट करता है, जो कि 12% है। मिसलिनियस 10% में आपका आ गया जो हम लोग जैसे नॉर्मली कुकिंग के लिए जो हम लोग कम्युनिटी वे में खाना वाना बनाते हैं तो लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उसका जलना भी वायु प्रदूषण कहलाता है। हम लोग फिर क्या करते हैं, खेती किसानी करने के बाद जो वेस्ट बच जाता है एग्रीकल्चर वेस्ट, हम उसको जला देते हैं, उससे भी जो धुआं निकल रहा है वो भी वायु को क्या करता है, प्रदूषित करता है। साथ से राख भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो ये सब कहीं ना कहीं सब कंडीशंस हैं। जो भी हम लोग गार्बेज कचरा होता है उसको इकट्ठा करके बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, उससे वायु प्रदूषण होता है। तो वो 10% ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिससे कि हम वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। पर अगर हम मेजर सोर्सेज की बात करें कि वायु को प्रदूषित कौन कर रहा है, तो है ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज़, ठीक है। जब आपको आंसर करना हो तो उसको डिटेल में आप आंसर करेंगे। जैसे कुछ मैं कोई इमेजेस दिखा रही हूँ किस तरीके से वायु प्रदूषण होने से अब उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब तक हमने बात करी वायु प्रदूषण के बारे में, वायु प्रदूषक के बारे में, मुख्य कौन कौन से वायु प्रदूषक हैं, उसके स्रोत कौन कौन से हैं। अब उसके प्रभाव को हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण से क्या क्या प्रभाव हो रहा है। ये लॉस एंजलिस एक जगह है यूएस में, अमेरिका में। ये एक जगह है जहाँ पर फोटोकेमिकल स्मॉग बोले तो कोहरा होता है, पर रासायनिक क्रिया द्वारा ये देखिए ब्राउनिश ऑरेंज हैज फॉर्म्ड बाय केमिकल इन्वॉल्विंग सनलाइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, किसके संपर्क में आकर, सनलाइट के संपर्क में। तो एक घना कोहरा का निर्माण हुआ था, और घना कोहरा ये दिखाई कैसे दे रहा था, ब्राउनिश यानी भूरे रंग का। इतना घना कोहरा था कि मतलब पूरा शहर या पूरे घने कोहरे में ढक गया था, जिसके वजह से हजारों लोग बीमार पड़े थे, कई सौ लोग मर गए थे।
तो ये लंदन स्मोक के नाम से भी इस घटना को जाना जाता है ये, ठीक है। उसमें पूरा का पूरा शहर एकदम घने कोहरे में ढक गया था, और ये कोहरा बना किससे था? नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के सनलाइट के संपर्क में आने की वजह से। कुछ मैं फोटोज आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि कैसे फोटो केमिकल स्मोक बनते हैं। ये ऐसे आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि यहाँ देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये ट्रांसपोर्ट से निकला, गाड़ियों से निकला, ये चिमनियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, हाइड्रोकार्बन्स निकला, ठीक है। ये सब ऊपर ये अब ये वायुमंडल में चला गया। ये सब सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट थे पहला फेज में, और अब इनका रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर, अब ये वायुमंडल में रासायनिक क्रिया करेंगे। अब ये देखिए NO नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया के बनाया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है। अब ये NO2 वाटर के साथ मिल गया, देखिए H2O लिखा तो ये बना दिया नाइट्रिक एसिड, तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग है। उसके बाद यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन साथ मिलकर बनाया पैन यानी पर ऑक्सी नाइट्रेट, तो ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक। उसके बाद अब ये देखिए, उसके बाद ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन मिलके ये अलग अलग तरह के केमिकल्स को बना रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन HC बोलने से हाइड्रोकार्बन है, ये दोनों रिक्के ऑक्सीजन के संपर्क में आके फॉर्मल्डिहाइड एंड अदर एल्डिहाइड बना रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर ओजोन O3 बना रहे। तो ये सब क्या है? ये जो चारे आप देख रहे हैं, नाइट्रिक एसिड हो गया, पैन हो गया जिसको हम लोग फुल फॉर्म है पर ऑक्सी एकाइल नाइट्रेट, फॉर्मल्डिहाइड एंड अदर एल्डिहाइड और ओजोन, ये सब फोटोकेमिकल स्मॉग, ये सब वायुमंडल में सनलाइट के प्रेजेंस, ये सोलर एनर्जी सनलाइट के प्रेजेंस में ये सब का निर्माण हो रहा है। तो एक तरह से ये सेकेंडरी प्रदूषक भी हैं और वायुमंडल को दूषित करने के स्रोत भी हैं, ठीक है। कुछ मैं सिटीज़ के फोटोज़ आप देखिए, दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से हमको पूरा शहर भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा कोहरा और धुएं में ही ढक गया शहर। ये सब तो विदेश की बात है, हम इंडिया में भी देख ले, देखिए ताजमहल एक तरफ है, एक तरफ हमारा इंडिया गेट है, बिल्कुल घने कोहरे में ढका हुआ है। तो ये क्यों है? क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है जिसके वजह से कोहरा बहुत ज़्यादा बन रहा है और विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। डेंस फॉग मतलब आप पास की चीज़ें नज़र नहीं आती, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, और जितना ज़्यादा कोहरा होगा उतना ही ज़्यादा इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो बहुत सारी सांस लेने से संबंधित बीमारियां होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन वाहन में को उनको अगर नहीं दिखाई देता है तो बहुत सारे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वायु प्रदूषण के और भी बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, प्रभाव के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो लो लेवल एक्सपोजर से अगर मतलब वायु प्रदूषण कम है और हम उसके एक्सपोजर में कम आते हैं तो हमारी आँख में इचिंग होगी यानी आँख में खुजली होगी, हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक जो मतलब सांस से संबंधित जो भी हमारा अंग है उसमें बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा हम लोग वायु प्रदूषण के ही संपर्क में हैं, मतलब ऐसे वातावरण में रहा जहाँ हमारा वायु प्रदूषित है, तो हमारे सांस से संबंधित बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होने के बढ़ जाते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, दमा हो गया, उसके बाद सांस न ले पाने की एक दिक्कत आना, लंग्स फेफड़े में नुकसान होना, उनको अलग अलग तरह की फेफड़े से जुड़ी समस्याएं होती हैं। यहाँ मैं कुछ एक टेबल के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सी चीज़ से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको आप थोड़ा डिटेल में लिख लेंगे। स्लाइड्स को मैं थोड़ा बड़ा भी कर दे रही हूँ। पार्टिकुलेट जैसे बता रही थी, कण धूल कण कहाँ से निकल रहा है? इंडस्ट्री से निकल रहा है, पावर प्लांट से निकल रहा है, मोटर व्हीकल, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, यहाँ से ये सब निकलते हैं। और क्या लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहा तो क्या होगा? आपको बता दूं, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं, कार्सिजेनिक रहते हैं, मतलब कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद सांस से संबंधित बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन अगर ये बहुत ज़्यादा अगर ब्लड में घुल गए तो हार्ट के डिजीज़ से भी होने के यानी दिल की बीमारियां होने के भी जो चांसेस हैं जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो भी देखिए मोटर व्हीकल से निकल रहा है। इरिटेशन रेस्पिरेटरी ट्रैक इरिटेट, उसके बाद एग्यूरेटिव रेस्पिरेटरी कंडीशन सच एस्थमा एंड क्रोनिक ब्रोंकिटिस, ये बीमारी का नाम है, एस्थमा बीमारी का नाम है जो सांस से संबंधित बीमारियां हैं, ठीक है।
उसी तरीके सल्फर ऑक्साइड हो तो आंखों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको बता दूं, अगर ये ब्लड में घुल जाए तो इंसान की डेथ तक हो सकती है, अगर ज़्यादा मात्रा में अगर ये हमारे ब्लड में अगर मिल जाए। तो इस तरीके से आप देखते हैं किस तरीके से इसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। ठीक है, एक एक करके आप इस ओजोन के भी केसेस में देखेंगे तो आपको आंखों में खुजली, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, तो ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें इन वायु प्रदूषण की वजह से होती है। जो ये यहाँ पे टेबल के रूप में जो डिटेल दी हुई थी उसको मैंने मतलब सेपरेटली यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर इसको स्टूडेंट्स आप अपने नोटबुक में कर लेंगे कि किस प्रदूषक से क्या क्या प्रभाव होता है। ठीक है, सबके बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, ओजोन की वजह से क्या होता है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब हम लोग प्रभाव में कुछ अब हम लोग बात कर लेते हैं। ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। आप सभी को पता होगा कि ओजोन की परत पतली हो रही है, उसमें छेद हो रहा है। तो ओजोन की परत का पतला होना या छेद होने का मतलब क्या है, तो आपको बता दूं, ओजोन डिप्लीशन जो एक बहुत बड़ा बुरा प्रभाव है वायु प्रदूषण के, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि ओजोन प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद वेवलेंथ जस्ट शॉर्टर देन विजिबल लाइट। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूर्य से निकलता है वो पृथ्वी पर पहुंचता अगर पर बीच में हमारा स्ट्रेटोस्फीयर जो एक वायुमंडल का एक परत है जो कि ओजोन कंटेन करता है, और ये ओजोन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को खुद ट्रैप कर लेता है और पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता। देखिए 99% जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको ऊपर ही स्ट्रेटोस्फीयर में ही रोक लिया जाता है, जिससे कि हमारा पृथ्वी पे ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पहुंचता नहीं है, जिससे कि चर्म रोग होने के जो सबसे ज़्यादा चांसेस है वो नहीं होते, बच जाते हैं। पर अब सिचुएशन ऐसी नहीं रही। अब यह परत पतली हो रही है, उसमें छेद हो रहा है और आसानी से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे पृथ्वी पे पहुँच रहे हैं। तो ओजोन का डिप्लीशन सबसे पहले आपको बता दूं देखा गया था 1985 में अंटार्कटिका में। ठीक है, 1985 में पता चला था। और ये किसके वजह से फिर हुआ कि आखिर ओजोन की परत पतली क्यों हो रही है, उसमें छेद क्यों हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा जो कारण पता चला था वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ह्यूमन प्रोड्यूस ब्रोमीन एंड क्लोरीन कंटेन केमिकल्स। ये केमिकल्स को ह्यूमन्स बना रहे हैं एंटी फ्रीजिंग के लिए, और ये रेफ्रिजरेटर में, एसी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। और यही जब वायुमंडल में जा रहा है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये हमारे ओजोन की परत को नुकसान पहुंचा रहा है, डेप्लीट कर रहा है। अब आपको दिखा दें, यहाँ पे एक इमेज आप देख रहे हैं कि ये स्किन कैंसर का एक है कि किस तरीके से चर्म रोग हो रहा है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधी हमारे स्किन पे लग रही है। परत के पतले होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधे पृथ्वी पे पहुंच रहा और वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु को कैंसर होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो आपको बता दूं 3 तरीके की मतलब परेशानियाँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होती है। पहला स्किन कैंसर यानी चर्म रोग होगा, चर्म से मतलब रिलेटेड कैंसर, आई कैटरैक्ट्स यानी मोतियाबिंद की परेशानी, आँख से रिलेटेड परेशानी, और हमारी जो इम्यूनिटी है मतलब बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो कमज़ोर होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो आप समझ सकते हैं कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए ओजोन की परत। साथ ही साथ जो क्रॉप्स हैं, जो हम खेती करते हैं, जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं, उस पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। हमारा जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अब ओजोन को रिकवर करने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बनाया गया, जिसका मेन उद्देश्य था कि हमको क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्पादन है, जो यूज़ है, उसको कम करना है। और साथ ही साथ हमको कुछ उसके दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना है, ताकि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह कुछ ऐसे दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल करें जो कि हमारे ओजोन को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा प्रभाव है एसिड डिपोजिशन यानी अम्लीय वर्षा। अभी हमने बात करी ओजोन डिप्लीशन की, यानी कैसे ओजोन की परत डिप्लीट हो रही है, पतली हो रही है, जिसका मेन कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब एसिड डिपोजिशन की बात करें, अम्लीय वर्षा, ये भी वायु प्रदूषण का ही एक बुरा प्रभाव है।
अब वायु प्रदूषण ये अम्लीय वर्षा होती कैसे है? जब नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के जब वायुमंडल में पानी के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं तो हम नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और जब ये वर्षा के जल के साथ जब बरसते हैं तो तब जो वर्षा होती है जिसका पीएच मान बहुत कम होता है, तो ऐसे वर्षा को हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक है, ये देखिए पीएच स्केल दिया हुआ है। पीएच अगर 7 से कम हो, यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो वैसे ये अम्ल है। और तो होता क्या है, जब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो इंडस्ट्री या फैक्ट्री से निकल रहे हैं वायुमंडल में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड बनाते हैं, और ये जब फिर सरफेस पे वापस आते हैं तो अम्ल के रूप में आते हैं। ठीक है, अम्ल के रूप में आते हैं, चाहे वो वर्षा जल के साथ आए या सूख ऐसे ही बरस पड़े, तो ऐसे ही वर्षा को हम अम्लीय वर्षा बोलेंगे। ठीक है, देखिए मैं कुछ आप इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि होता कैसा है। देखिए इंडस्ट्रीज से और ये गाड़ियों से, ठीक है, ये धुआं निकल रहा है, और धुआं सीधे कौन कौन ये पावर प्लांट हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, मोबाइल इमिशन यानी ट्रांसपोर्टेशन से। अब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे सल्फर ऑक्साइड हो गए और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये पानी के साथ से संपर्क में आकर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं, नाइट्रस एसिड बना रहे हैं, और ये फिर देखिए अब ये बारिश के साथ फिर बरस के नीचे। तो जब ये बारिश हो रही है और ये तो बारिश के साथ हो गया, या बहुत ज़्यादा अगर घनत्व हो गया तो सीधे तौर पे ये अम्ल भी बरस जाते हैं। तो ड्राई एसिड डिपोजिशन जिसको हम बोल रहे हैं, या वर्षा के साथ अगर ये बरस के आए तो पानी के साथ बरसते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में जो वर्षा होती है वो एसिड रेन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए उसका प्रभाव, जो आपका अम्लीय वर्षा हुआ उसका प्रभाव देखिए, जंगल कैसे सूखे, क्योंकि अम्ल जब पेड़ों पर गिरता है तो उनके पत्तों को नुकसान पहुंचाता है और पूरे पत्ते जल जाते हैं, सूख जाते हैं। हमारे अगर बॉडी पर गिरे तो हमारा स्किन प्रभावित होता है, स्किन में भी खराब हो जाते हैं। बिल्डिंगों पर अगर वर्षा का इस तरह का अम्लीय वर्षा हो, आकृति पे हो, तो सब को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रभाव की बात। अब हम लोग कंट्रोल की बात कर लेते हैं कि कैसे हम वायु प्रदूषण को कंट्रोल करें। एफॉरेस्टेशन यानी हमको पेड़ पौधे लगाने, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत मात्रा में प्रदूषक गैसेस प्रदूषक को सोख लेते हैं। दूसरा हमको क्या करना है, टाइम टू टाइम जितनी भी मशीनें हैं, जो गाड़ियां हैं, उन सब वाहनों का प्रॉपर सर्विसिंग कराना ताकि ज़्यादा मात्रा में धुआं ना निकले। तीसरा हो गया कि हम जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो धुआं जिससे निकलता है चिमनियों से, तो हम ऐसे उसको बहुत दूर लगाएं ताकि जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर वहाँ के वायुमंडल को वो ज़्यादा प्रदूषित ना करें। और साथ ही साथ हमको रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, उसके बाद विंड एनर्जी, ऐसे ऊर्जा का हम इस्तेमाल करें जिससे किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता। हमको ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना सीखना है, जाना और उसको पॉपुलर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे ऊर्जा का इस्तेमाल करें ताकि हमारा वायुमंडल सुरक्षित हो सके। रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल यानी ईंधन जो हम जलाएं, एज कोयले, लकड़ी, ये सब को ना जला के पेट्रोल डीजल को हम उनका ऐसे ईंधन को कम जलाएं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और हमारा वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो कोशिश हमको ये करनी है कि हम फॉसिल फ्यूल के उनका उपयोग कम से कम करें। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि हम कर सकते हैं ताकि हमारा वायुमंडल सुरक्षित हो सके और उसके प्रदूषण को कम हो सके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से वायु प्रदूषण क्या है, क्यों होता है, उसके मुख्य कौन कौन से स्रोत हैं, उसका प्रभाव क्या हो रहा है। प्रभाव में हमने ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ा, अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ा, फिर जीव जंतु पर कैसे उसका प्रभाव पड़ा उसको भी जाना, और हम कैसे उसको कंट्रोल करें इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।